Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching the YouTube channel of Allied School Superior Barrier Campus, and this video is concerned about class 9th subject is biology. Students, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे. Dear students, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 का, वो है सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशो. यानी सेल का जो साइज़ है और सरफेस एरिया है, वॉल्यूम रेशोज़ हैं, इन चीज़ों को आज हम देखेंगे कि सेल, सबसे पहले तो हम इनका साइज़ डिस्कस करते हैं कि सेल के जो साइज़ होते हैं वो किस किस्म के होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या ये वेरी करते हैं या नहीं करते. तो सेल्स वेरी ग्रेटली इन द साइज़. तो पहली लाइन से हमें अंदाज़ा हो गया कि सेल्स जो हैं वो वेरी करते हैं बहुत ज़्यादा साइज़ में. द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया कॉल्ड द माइक्रोप्लाज्मास. जो सबसे छोटे सेल हैं वो बैक्टीरिया हैं, उन्हें कहा जाता है माइक्रोप्लाज्मास. विद डायमीटर बिटवीन 0.1 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर. ये जो सिंबल आप देख रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल में माइक्रोमीटर के लिए इस्तेमाल होता है और इसे 1 माइक्रोन भी पढ़ा जाता है. द बल्कीस्ट सेल्स आर बर्ड एग्स. और जो बल्की सेल होते हैं सबसे ज़्यादा वो हैं बर्ड के या परिंदों के जो अंडे होते हैं, जो एग्स है वो हैं. और जो लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं आर सम मसल सेल्स एंड द नर्व सेल्स. और जो लंबे सेल्स हैं, ठीक है, जो लेंथ में ज़्यादा होते हैं, वो आपके नर्व सेल्स हैं या मसल सेल्स हो सकते हैं एनिमल में. मोस्ट सेल्स लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स. और ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो इन्हीं दो शिद्दतों के दरमियान पाए जाते हैं, यानी इन्हीं दो हदूद में होंगे. या तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होंगे बैक्टीरिया की शेप में, माइक्रोप्लाज्मा जिन्हें कहा जाता है, या वो लेंथ में, या फिर वो बल्कि शेप यानी जो उनकी मोटाई है वो ज़्यादा होगी या कम होगी. और मेजर जो किया जाएगा इसके साइज़ को, वो मैंने आपको बताया, वो माइक्रोमीटर में किया जाता है. सेल साइज़ और शेप जो होते हैं रिलेटेड टू द सेल फंक्शंस, और वो सेल के फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी सेल का जो साइज़ है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसके फंक्शन के साथ. बर्ड एग्स आर बल्कि बिकॉज दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपिंग यंग. तो बल्कियस एग जो हमारे पास मौजूद है, बर्ड एग, वो इसलिए बल्कि होता है क्योंकि दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द डेवलपिंग यंग. क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है, डेवलपमेंट होनी होती है उसमें. तो लॉन्ग मसल सेल्स आर एफिशिएंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर. और लॉन्ग मसल सेल्स जो हैं वो एफिशिएंट होते हैं फॉर द पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को खींचने के लिए और उनको यूज़ करने के लिए. लेंथी नर्व सेल्स कैन ट्रांसमिट मैसेंजर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ऑन द अदर हैंड द स्मॉल सेल साइज ऑल्सो हैज़ मैनी बेनिफिट्स. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ओनली 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर and therefore can move through our tiniest blood vessels like capillaries. तो स्टूडेंट्स, वो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं इंसान के, ये बहुत छोटे हैं साइज़ में. अच्छा, अब इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये हमारे जो टाइनीस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर भी इनकी मूवमेंट आसान हो जाती है. ओनली 8 माइक्रोन होता है इनका साइज़ डायमीटर में. और कुछ सेल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज़ में इन रिलेशन ऑफ देयर वॉल्यूम्स. अपने वॉल्यूम की निस्बत उनका साइज़ जो है वो कम होता है. लार्ज सेल्स हैव द लेस सरफेस एरिया एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल सेल्स. जो लार्ज सरफेस सेल्स होते हैं आपके, लेस सरफेस एरिया कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल सेल्स. नीचे एक एग्जांपल होगी, हम उसको देखेंगे, उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जो लार्ज सेल्स हैं उनके सरफेस एरिया जो हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल सेल्स के. एक फिगर मैं आपको शो करवाता हूँ यहाँ, ये देखें, सरफेस एरिया ऑफ 1 लार्ज क्यूब एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये देखें, वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे उसने कैलकुलेट किया. कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ. जो फिगर 4.21 है वो शो कर रहा है हमारे रिलेशनशिप को यूजिंग क्यूब शेप सेल्स. हमने यहाँ पे क्यूब शेप्स के दो सेल्स जो हैं उनका रिलेशनशिप आपस में शो करने की कोशिश की. और फिगर शोज करता है जनाब के, दिखाता है हमें कि 1 लार्ज सेल एंड द 27 स्मॉल सेल्स. एक लार्ज सेल है हमारे पास और 27 हमारे पास स्मॉल सेल्स. इन बोथ केसेस द टोटल वॉल्यूम इज़ द सेम. दोनों केसेस में हमारा जो वॉल्यूम है वो सेम है. वॉल्यूम देखते हैं हम, जो 30 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये 30 माइक्रोमीटर जो है वो हमने मल्टीप्लाई किए तो 27,000 क्यूबिक माइक्रोन हमारे पास वॉल्यूम जो है वो आता है. इन कंट्रास्ट टू द टोटल वॉल्यूम, द टोटल सरफेस एरियाज आर वेरी डिफरेंट. बिकॉज अ क्यूबिकल शेप हैज़ अ 6 साइड, इट्स सरफेस एरिया इज 6 टाइम्स द एरिया ऑफ 1 साइड. अच्छा, अब अगर हम कंट्रास्ट में देखें उनके वॉल्यूम्स को, तो जो क्यूबिक आपको मालूम है जो शेप होती है उसकी 6 साइड्स होती हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया वो 6 टाइम्स होगा द एरिया ऑफ द 1 साइड.
कैसे जी, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब्स आर एज फॉलो। क्यूब की जो सरफेस एरिया उसका हमने फार्मूला पुटअप किया, 6 साइड्स होती हैं 30 माइक्रोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 30 माइक्रोन्स, वी गॉट 5400 स्क्वायर माइक्रोन्स। सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब, उसका सरफेस एरिया अगर हम निकालें तो वो ये आ रहा। सरफेस एरिया अब हम देखें अगर 27 स्मॉल क्यूब्स का, जो ये वाली शेप है हमारे पास ये वाली, तो अब हम देख रहे हैं कि उसका सरफेस एरिया जो है वो आ रहा है 16,200 स्क्वायर माइक्रोन्स। अब यहाँ पे इसके आंसर हमने जब प्लॉट किए तो हम ये देख रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 27 स्मॉल क्यूब्स ये आता है, और सरफेस एरिया ऑफ द वन लार्ज क्यूब वो ये आता है हमारे पास। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सरफेस एरिया है वो स्मॉल सेल्स का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द वन लार्ज सेल, ठीक है। नीड ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द रेट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल वॉल्यूम। ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन की कुछ अंदर लाइन जिसने यहाँ पे रखी हुई है बुक में, आपने इनको गौर से देखना है और साथ ही साथ इस एग्जांपल को भी आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सेल के साइज़ और सरफेस एरिया को मैंने बड़ी डिटेल से समझाने की आपको कोशिश की। आई होप स्टूडेंट्स के आपको ईजिली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ईजिली इसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका सेल्स के अंदर दाखिल होने और बाहर निकलने का जो पैसेज है वो क्या होता है और उसका तरीका क्या होता है। हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो बैरियर के तौर पर यानी रुकावट के तौर पर ज़्यादातर, ठीक है ना, अमल कर रही होती हैं, बट नॉट ऑल, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता। दैट इज़ वाई सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, यानी जिसमें सेमी परमेबल है, यानी परमिशन से ये वर्ड निकाला उसने, सेमी परमेबल यानी कुछ को इजाज़त मिल जाती है दाखिले की और कुछ को नहीं मिलती। अब ये क्या तरीकाकार होता है उसके बारे में देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स मेंटेन द इक्विलिब्रियम इनसाइड सेल एज वेल एज द आउटसाइड बाय एक्सचेंजिंग मैटर विद द सेल्स इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स। जो सेल मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स वो मेंटेन करती है इक्विलिब्रियम को इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड, यानी जो सेल के बाहर का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है और सेल के जो अंदर सिलसिलाकार है उसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना, इन तवाज़ुन मेंटेन करना होता है सेल मेम्ब्रेन में। और वो कैसे करती है? बाय एक्सचेंजिंग मैटर विद द सेल्स इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड। तो वो अपने जो सेल इन्वायरमेंट होता है उससे वो अपने मैटर को एक्सचेंज करती रहती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इजाज़त दे देती है सम मॉलिक्यूल्स फॉर इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। तो सेल मेम्ब्रेन्स डू इट थ्रू द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये इसके कुछ मेथड्स हैं स्टूडेंट्स जो हमें सेल मेम्ब्रेन में हमें मिलते हैं, जिनके ज़रिए से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनको एक पैसेज मिलता है इनटू और आउट ऑफ द सेल्स। ये क्या होते हैं और ये जो इन्वायरमेंट में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना बाय एक्सचेंजिंग द मैटर, ये इसके जो मेथड्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो नाम यहाँ पे हमें मिला वो है डिफ्यूजन का। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? Diffusion is the movement of molecules from an area of the higher concentration to the area of the lower concentration, यानी जो हाई कॉन्सेंट्रेशन एरियाज होते हैं वहाँ से मॉलिक्यूल्स की जब मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरियाज की तरफ होती है तो उसे क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है along the concentration gradient. The molecules of any substance, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल, यानी वो सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड या गैस। मैटर की तो तीन ही हालतें हैं। आर इन मोशन when that substance is above 0 degrees Kelvin or 273 degrees centigrade. In a substance, majority of the molecules move from higher to lower concentration, although there are some that move from low to high. The overall या net movement is thus from high to low. यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के स्टूडेंट वो मोशन में होते हैं जब सब्सटेंस जो है इज़ अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन या 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वो दर्जा हरारत या उसका टेम्परेचर जो है वो हो जाता है। इन सब्सटेंस तो उस सब्सटेंस में मेजॉरिटी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो मूव करती है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है वहाँ से उसकी मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होती है। ऑल्दो कुछ हालात में ऐसा होता है कि जो मूवमेंट है वो लो से हाई होती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है यानी मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा हाई से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही रहती है एरियाज़ पे। कॉन्सेंट्रेशन के जो हालात हैं उसको डिस्कस करने के बाद हम ये चंद लाइंस आपके सामने मैंने रखी हुई हैं, इनको आपने डिटेल में देखना है। वही तफसीलात हैं डिफ्यूजन की जो यहाँ हम पहले भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को अब हम देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि facilitated diffusion. Many molecules do not diffuse freely across cell membranes because of their size or change. यानी जो इस पे चार्ज होता है मॉलिक्यूल्स पे और
सेल मेम्ब्रेन की वजह से भी और जो साइज़ होते हैं सेल्स के इनकी वजह से भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो वो प्रॉपरली डिफ्यूज़ नहीं होते। तो सच मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू और आउट ऑफ द सेल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो सेफ पैसेज है प्रोवाइड करने के लिए एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है जो सेल्स में मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन में, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये सेल की मेम्ब्रेन में यानी ये सेल मेम्ब्रेन जो एक खास हिस्सा होता है सेल का उसमें मौजूद होती। व्हेन अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मूव्स अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यानी जब कॉन्सेंट्रेशन जो है मॉलिक्यूल्स की वो लोअर से हायर से लोअर एरियाज की तरफ होती है विद द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो उसे हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिवीजन देते हैं। ये आपके सामने डिवीजन की एक डायग्राम है, आपने इसको प्लॉट आउट करना है। यहाँ पे देखें आपके पास जो डिफ्यूजन है उसके एक अमल को भी और जो आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसको भी एक्सपोज किया गया यहाँ पर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं आपके पास, इसकी मदद से जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वो अमल में लाई जाती है। और जो डायरेक्ट डिफ्यूजन है यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो साइज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते और आसानी के साथ जो है उनकी डिफ्यूजन अमल में आ जाती है, उसके लिए प्रोटीन्स जो हैं ट्रांसपोर्ट वाले उनकी ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक होगा ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस क्या है जी? इज़ द मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ द लेसर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट है वाटर की अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें से वाटर की जो मूवमेंट है फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, उससे किस तरफ, हायर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन में। यानी जब पानी जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए हायर कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरियाज और लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरियाज से हायर कॉन्सेंट्रेशन एरियाज या सोल्यूट की तरफ मूवमेंट उसकी होती है, तो उसे हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। द रूल ऑफ द ऑस्मोसिस कैन बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। द टर्म टोनिसिटी रेफर्स टू द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन द सोल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है जी? हाइपरटोनिक सोल्यूशन हैज़ रिलेटिवली मोर सोल्यूट और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं हैज़ रिलेटिवली लेस सोल्यूट, यानी जिनमें चीज़ें जो हैं वो आसानी से हल हो जाती हैं और जिनमें चीज़ें आसानी से हल नहीं होती हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूटर्स, यानी जो आइसोटोनिक हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं हैव इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट्स, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इक्वल होती है दोनों किस्म के सॉल्यूशंस में, हाइपरटोनिक में भी और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में भी, ठीक है। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स हमारे पास स्टूडेंट्स आती हैं व्हेन एन एनिमल सेल सच अ रेड ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन an isotonic solution, the cell volume remains constant because the rate at which water is entering cell is equal to the rate at which it is moving out। यानी when animal cells such as a red blood cell, यानी किसी भी animal cells में अगर हम देखें red blood cells की अगर हम बात करें तो कहता है is placed in an isotonic solution, यानी जो ये red blood cells हैं उसे रखा जाता है isotonic solution में, तो cell volume जो होता है remains constant because the rate at which water is entering cell is equal to the rate at which it is moving out। तो रेट जो है मूविंग आउट और मूविंग इन का जो है वो सेम होता है। तो when a cell is placed in a hypotonic solution, water enters and cell swells and may rupture like an overfilled balloon। तो कहता है लेकिन अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें, जैसे ही पानी सेल्स में दाखिल होता है वो फूलना शुरू हो जाता है या स्वेल होना शुरू हो जाता है, वो ऐसे लगता है जस्ट लाइक ओवरफिल्ड बैलून की तरह। तो सिमिलरली एन एनिमल सेल्स प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस विल लूज वाटर एंड विल श्रिंक इन साइज, और जैसे ही उसमें से पानी जो है वो आउट होगा तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस जो हैं वो सेल्स को क्या कर देंगे, सुकेड़ देंगे। तो hypertonic environments animal cells must have ways to prevent the excessive entry of water, and in hypertonic environments must have ways to prevent the excessive loss of the water। तो दोनों को हमें चाहिए, मतलब उनको एक ऐसा सिलसिलाकार चाहिए कि जिससे दोनों चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल हो सकें। यानी जो एक्सेसिव वाटर इंट्रेंस है जिसकी वजह से सेल्स जो हैं वो बलून की तरह नज़र आना शुरू हो जाते हैं और सुकड़ जाते हैं, तो दोनों सोल्यूशंस जो हैं ये यानी एक प्रॉब्लम है जो जिसे हम वाटर बैलेंस प्रॉब्लम का नाम देते हैं, जो वजह होती है किसकी, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट और जो नॉर्मल हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स आपने गौर से डिस्कस करना है। इसमें आपको टर्गर प्रेशर भी नज़र आएगा, इसकी एक डेफिनेशन होगी, प्लाज्मोलिसिस की डेफिनेशन होगी, इसको भी आप गौर से देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट पे एक
डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बाद जो हमारे पास एक मेथड था वो था फिल्ट्रेशन का। तो लास्ट पे हम देख रहे हैं जी, फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फोकस्ड to move across the semi-permeable membrane with the aid of the हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और द ब्लड प्रेशर, जिसे वाटर प्रेशर भी बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को, या ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फोर्स किए जाते हैं टू मूव अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ वाटर प्रेशर और द ब्लड प्रेशर। तो द टर्गस ऑफ द सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप्स ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स एंड सॉफ्ट पोर्शंस ऑफ द ट्रीज आर श्रब्स। ये आपके नॉलेज के लिए जो है वो डिड यू नो के टाइप पे एक क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, मैं वन बाय वन आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमने सेल्स को डिस्कस किया, सेल और उसके साइज़ को, उसके फंक्शन को, माइक्रोमीटर और माइक्रोन्स को हमने देखा, और हमने ये भी चीज़ देखी कि जो लार्ज क्यूबिक या लार्ज सेल्स का जो साइज़ होता है, सरफेस एरिया होता है, वो अमूमन कम होता है अगर हम कंपेयर करें तो स्मॉल सेल्स के सरफेस एरियाज़ को। उसकी एग्जाम्पल भी ली और उसको सॉल्व करके भी देखा। पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स के हमने कुछ मेथड देखे। सबसे पहले डिफ्यूजन था, डिफ्यूजन के बाद हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को डिस्कस किया, उसके बाद ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के बाद हमने जो चीज़ डिस्कस की वो थी वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमने लास्ट पे फिल्ट्रेशन को देखा, जो लास्ट मेथड था मॉलिक्यूल्स के से पैसेज इनटू और आउट ऑफ द सेल्स के लिए। आपने करना ये है, इन तमाम डेफिनेशंस को आपने रीड आउट करना है, रीड करने के साथ आपने इसको स्टडी करना है, स्टडी के बाद आप इसको लिखेंगे भी अपने नीट रजिस्टर्स के ऊपर। एंड फाइनली जो काम होगा आपका वो डायग्राम्स हैं इसमें कुछ, ये मैं आपके सामने फिर स्लाइड्स पे ले आता हूँ। ये डायग्राम है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम की एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में। उसके बाद हमारे पास एक डायग्राम जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन की है। उसके साथ हमारे पास जो क्यूबिक सरफेस एरियाज़ हैं लार्ज और स्मॉल सेल्स की, ये एक डायग्राम है फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप के लेक्चर जो है वो आसानी से समझ में आया होगा। मज़ीद लेक्चर्स और वीडियोस के लिए आप अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद जो वीडियोस और अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया।